हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स की सीरीज के वीडियोस और उसमें हम अभी पहुंच चुके हैं क्लास क्लास नाइन्थ में। और पिछले क्लास के बुक्स में देखें तो उसमें थे जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की बुक्स। और ये तीनों बुक्स इस नाइन्थ क्लास में भी हैं, पर एक एक्स्ट्रा बुक जो कि है इकोनॉमिक्स की, वो इन पहले की 6 to 8 तक की बुक्स में नहीं थी। कोई अलग से बुक वहाँ मौजूद नहीं थी, पर क्लास नाइन्थ में इसके लिए एक अलग से बुक दी गई है और उसके हम पढ़ना इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 1, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पाद से संबंधित कुछ मूल्य विचारों के परिचय कराना और ऐसे एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि ये सीमित स्तर पर ही की जाती है। इन उत्पाद क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी में हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। सबसे पहले है परिचय। पालनपुर आसपास के गांवों और कस्बों में भलीभांति जुड़ा हुआ है। ये एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आने वाले निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। इस गांव के विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव की अधिकांश भूमि में स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिनमें वे जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी कि दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल आबादी की 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। इनमें से कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में भी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालनपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। ग्राम में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। ये एक चित्र आप गांव के दृश्य का देख सकते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालनपुर में सड़क परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। एक काल्पनिक ग्राम पालनपुर की कहानी हमें किसी भी ग्राम के किसी विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। गांव भारत में गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिसमें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। पहला है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनका हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है और दूसरी क्रियाओं में एक शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिक की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के
आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? पहला पॉइंट है औजार, मशीन, भवन औजारों का, मशीनरों का, अंततः साधारण औजार जैसे किसान का हल और हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारें मशीन के भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक उपयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। तो ये चीजें होगी मशीन, औजार, मशीन और भवन के बारे में। फिर हो गया कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हार द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चे माल तथा नकद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीन तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल में मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ये है एक चित्र जिसमें कारखाने में मशीन पर कार्य करते श्रमिक। चित्र में उत्पादन के प्रमुख भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादक के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए यह अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। पालमपुर में खेती। इसमें पहला पॉइंट है भूमि स्थित है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान तथा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का ही हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि, क्षेत्र, वस्तु स्थिर होती है। पालनपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? फिर दूसरा पॉइंट है, क्या उसी भूमि के अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालनपुर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भाग में गांव की तरह लगता है। पालनपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ के में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। उन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में बीच आलू की खेती होती है। दिसंबर सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालनपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग तरह के इसलिए फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की
सुविकसित व्यवस्था है। पालनपुर की में बिजली जल्दी ही आ गई थी। इसका प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहड़ द्वारा पानी निकालकर छोटे-छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी से किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने आरंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों में के अतिरिक्त हमारे देश के तटीय क्षेत्र में स्थित सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने के सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में किसी किसान कम से कम दो प्रमुख फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ये हैं विभिन्न प्रकार की फसलें: गेहूं, बाजरा, गन्ना और आलू। इस पे आप चर्चा कर सकते हैं। जो है इस सारणी के मुताबिक, इस सारणी में संबंधित वर्षों में जुताई, ये जुताई दी गई है मिलियन हेक्टेयर में आंकड़ों में, और ये है सन जिसमें ये जुताई की गई थी। तो ये 1950 से लेकर 51 के आंकड़े हैं, और इसी के साथ ये 2014-15 के भी आंकड़े इसमें हैं। और इसी आंकड़े को फिर से बार चार्ट के हिसाब से इस चित्र में दर्शाया गया है। आप पालनपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। ये दी गई सारणी है, आप इसको देख सकते हैं। आपने देखा कि हम जमीन के टुकड़े के उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली, दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती के आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना, और उपज में भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक में मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कई सिंचाई की आवश्यकताओं होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें उनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत तक हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज, यह HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के किसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों में अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती के सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इसमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल
गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। इसमें उन्हें गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालनपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों के उपज दो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन से बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। इन आंकड़ों को देखकर आप सोच विचार और कर सकते हैं और इन चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। इसमें दिए गए हैं दालों तथा गेहूं का उत्पादन टनों में। दालों का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन पहले के वर्षों में क्या था और धीरे धीरे अब के वर्षों में इसका उत्पादन कहाँ पहुंच गया है। जहां इस आंकड़े को और इस आंकड़े को मिला के देखें तो इनमें भारी अंतर हमें देखने को मिलता है। एक आरेख बनाकर दिखाइए कि क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई। विचार विमर्श करें। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को कितनी नकद की जरूरत पड़ती है। यह सुझाई गई क्रियाएं। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बात करें और मालूम करें। ये चीजें आप मालूम कर अलग से कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी प्रयोग उपयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के से संकेत मिलता है कि खेतों की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार पर अति प्रयोग उपयोग किया है। इसके क्षेत्र में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों में सिंचाई के कारण कृषि जल के सतत प्रयोग में भूमि जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल में जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों से बनते हैं। एक बार नष्ट हो जाने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद में ये कुछ सुझाई गई क्रिया हैं जो आप देख सकते हैं। ये है पालनपुर गांव का कृषि भूमि का विवरण। इसमें ये अलग अलग खेत और अलग अलग फसलें दिखाई गई हैं। रासायनिक उर्वरकों जैसे खनिज रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भूमजल, नदियों और तालाबों को दूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी के में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इसके उपयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पाद स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहां खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर अगला पॉइंट है कि पालनपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालनपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिसके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। 1960 के कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी
एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय से के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद यह भूमि के तीनों पुत्रों के बीच बांट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का ही टुकड़ा था, परंतु यह बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। के वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त आय भी ढूंढना पड़ता है। चित्र 1.5 में आप एक गांव और चारों तरफ बिखरे हुए भूमि के टुकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इस पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी और गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालनपुर में मंझोला और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि भी है। ये है वो चित्र 1.5। खेतों के कार्य चित्र के इन चित्रों में दर्शाए गए हैं, जिसमें गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई। इसके बाद आप इन पॉइंट को पढ़कर इन पर अपने सोच विचार और चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद ये एक आरेख दिया गया है जिसमें कृषि क्षेत्र में कृषकों का विवरण है। ये है कृषि क्षेत्र और ये है कृषकों की संख्या। ये है मौजूले या बड़े कृषक, यानी कि मध्यम वाले कृषक या बहुत बड़े किसान, उनको इस रंग से दर्शाया गया है। और सीमांत या छोटे कृषक, उनको इस तरीके से दर्शाया गया है। तो लगभग 55.4% भाग पर ये बड़े किसान कृषि भूमि क्षेत्र को अपनाए हुए हैं और सिर्फ 44.6% भाग पर छोटे किसान हैं। और उनकी संख्या को देखें तो ये अनुपात बढ़ जाता है। तो बड़े मंझले और बड़े किसान हैं जो 15% पे हैं और छोटे किसान 85% भाग पे। मतलब इतने लोगों के पास इतनी जमीन है और इतने सारे लोगों के पास इतनी जमीन है। श्रम की व्यवस्थाएं कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा कारक आवश्यक कारक है। खेती के बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेतों के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या जो भूमिहीन परिवार से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवार से खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिसके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत के एक से दूसरे कृषि कार्यों जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर के में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक इसका श्रमिक है। इसका मतलब है उसे लगातार काम ढूंढने ही पड़ता है। सरकार द्वारा बना खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है। ये कहानी आप चाहें तो इनकी वार्तालाप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। निर्धारित है, लेकिन
डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालनपुर में खेती हर श्रमिकों से बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, तो जो कि एक अन्यत्र खेतिहर श्रमिक है। डाला और कामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। डाला तथा रामकली जैसे कृषक श्रमिक गरीब क्यों हैं? गोसाई और मंझोली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांवों में कुल 850 परिवार में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा में ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम करते हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्यक भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाई और मंझोली के प्रवासी अपने गंतव्यों के किस तरह काम करते होंगे? अगला अपना टॉपिक आता है पॉइंट नंबर 6, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती में आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। अधिसंख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों का ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। उसके बाद दी गई है सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करने के लिए नगद पैसे की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता और 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उनके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन का काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह के आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप उसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अब तक की कहानी। अब तक की कहानी में देखें तो हमने उत्पाद के 3 कारकों श्रम, भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। तो आप इनको देख के उनको भर सकते हैं। हम इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों के उत्पादन में तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा उन इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसान भी बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं के लदी बाजार जाती बैलगाड़ी को देख सकते हैं। पहला वो गांव का दृश्य।
बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपने समस्त भूमि में 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। उस अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया। उन्हें कर्ज की आवश्यकता थी, इससे बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत में पैसों से एक हेक्टेयर ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिति पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत की उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा दुकानों खोलने में भी करते हैं। हम देखेंगे जैसा कि हम देखेंगे, हम सबको गैर कृषि कार्यों से भी पूंजी कहते हैं। पालनपुर के गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालनपुर में खेती की प्रमुख उत्पादन क्रियाएं हैं। आप हम अब हम कुछ और गैर कृषि उत्पादक क्रियाओं का विचार करेंगे। पालनपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। पहला है, उसमें है डेयरी, अन्य प्रचलित कार्य। पालनपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रामगंज में दूध संग्रहण का शीतलन केंद्र खोला हुआ है। यहाँ से दूध दूर दराज के शहरों में और कस्बों में भेजा जाता है। इन चीजों पे आप आगे चर्चा कर सकते हैं और पहले किसान और दूसरे किसान में या तीसरे किसान के बारे में पढ़ सकते हैं। हम इसके आगे पढ़ना शुरू करें तो अगला पॉइंट है, पालनपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालनपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाली विनिर्माण के विपरीत पालनपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर खेतों, घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। फिर है मिस्त्री लाल की कहानी। मिस्त्री लाल ने गन्ने पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, अब लोग उसे मशीनों के से करना पसंद करते हैं। मिस्त्री लाल दूसरे किसानों की तरह गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुरा के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्त्री लाल थोड़ा लाभ कमाता है। इसके काम के बारे में आप निम्नलिखित चर्चाएं कर सकते हैं। फिर अपना अगला पॉइंट आता है, पालनपुर में दुकानदार। पालनपुर में ज्यादा लोग व्यापार व वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालनपुर में व्यापारी ही वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें बेचते हैं। इसके
इसी क्रम में हम इसकी करीम की कहानी पढ़ें तो करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुरा शहर में कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव में कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री थी। उनमें से उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उन्हें कंप्यूटर खरीदने और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के कक्षा से पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। इसके बारे में हम चर्चाएं इन निम्नलिखित बिंदुओं पर कर सकते हैं। इसके बाद में हम अगला अपना पॉइंट पढ़ें तो वो है परिवहन। तेजी से विकसित होता एक क्षेत्रक। पालनपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलने वाले वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोग और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और एक दूसरे इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे किशोर की कहानी। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली है जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वो तो गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभार वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुरा जाता है। हर एक महीने से परिवहन संबंधी कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। इस कहानी के संदर्भ में हम निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सकते हैं। इसके बाद आता है सारांश। इस चैप्टर का पूरे अध्याय का सारांश पढ़े तो वो है गांव में खेती प्रमुख उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मंझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुए बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों ने के लिए जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के लिए अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों के श्रम का उपयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का प्रयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम प्रारंभ कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्य में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं। हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादों की क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के
के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी में भी गैर कृषि कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त करने के लिए या तो अपनी ही बचत का उपयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता के है कि कर्ज ब्याज की दर कम पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुओं और सेवाएं बेची जा सके। पालनपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों से दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज्यादा गांव, कस्बों और शहरों में अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों के गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। इसी के साथ ये पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। इकोनॉमिक्स की जो या अर्थशास्त्र की जो 9th क्लास की बुक है उसमें टोटल 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, बाकी के 3 हम आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।